नमस्कार दोस्तों। आवाज से तो पहचान ही चुके होंगे। नहीं पहचाने? चलिए मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम है राज शर्मा और मैं भूत प्रेत की कहानी सुनाता रहता हूं। अब तो पहचाने होंगे दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है। इस नया चैनल पर आज ये पहली कहानी है, तो चलें कहानी की ओर। ये जो कहानी है ना, अशोक फोटोग्राफर की है। अशोक फोटोग्राफर रहने वाले उत्तर प्रदेश के बनारस जिले के। फोटोग्राफर का नया नया शौक था और उस काम में वो लग भी चुके थे। लेकिन जब उनका फोटो का काम नहीं चल रहा था तब वो परेशान हो चुके थे। फिर उन्होंने ड्राइवरी का काम किया, क्योंकि भाई भूख और घर की जो ज़रूरत है, अब उसके लिए इंसान ना जाने क्या क्या कर गुजरता है। अब वही हाल अशोक का था। अशोक भी परेशान थे अपने परिवार को पालने के लिए। जब उनका फोटोग्राफ का काम नहीं चला तो ड्राइवरी जानते थे, ड्राइवरी भी करने लगे। लेकिन इस काम में इतना पैसा उनको मिलता नहीं था जितना पैसा वो कमाना चाहते थे अपने परिवार के लिए। अब इतना पैसा वो महीने में कमा नहीं पाते थे। तब उनको यार दोस्तों ने अब बताया कि भाई ऐसा करो, मुंबई चले जाओ, वहां पर कोई अच्छा काम जरूर मिल जाएगा। अब अशोक जी के दोस्त मुंबई में रहते थे, चाल वगैरह में। वहां पर अशोक जी चले गए। लेकिन मुंबई में नौकरी पाना भी इतनी आसान नहीं था। नहीं मिल रही थी ड्राइवर की नौकरी। अब ऐसे ऐसे सवाल वहां पूछा जाता था जिसका जवाब अशोक जी दे ही नहीं पाते थे कि फलानी रोड कहाँ से कहाँ तक जाएगी, इस रोड पर इस जगह पर जाना हो तो हम किस रोड से जाएंगे। ऐसे ऐसे इंटरव्यू में सवाल पूछते थे। हाँ, मैं तो उस जगह के लिए बिल्कुल नया था। मैं हर इंटरव्यू में फेल हो जाता था। अब मैं दोस्तों के ऊपर में एक तरह से दोस्तों के घर में चाल में जिसमें रहते थे और उसमें अपना जीवन यापन ना जाने कैसे कैसे व्यतीत कर रहा था, वो तो मैं ही जानता हूँ। दोस्त तो सुबह अपने काम पर निकल जाते और जब लौटते तो रात हो जाती थी। अब मुझे ही अब खाना का प्रबंध करना पड़ता था। खाना बनाना सब कुछ मुझे ही अब करना पड़ता था, क्योंकि मैं उस घर में ही बेला बैठा होता और उन लोगों पर एक बोझ बना हुआ था। तो इतना तो मेरा अब बनता था ना कि उनके लिए भोजन बना सकूं, और मैं वही कर रहा था। अब मैं सोच रहा था कि बस कुछ दिन और देखता हूं और फिर मुंबई से मैं निकल जाऊंगा। इससे बढ़िया तो अपना गांव है, कोई भी वहां छोटा मोटा काम कर लूंगा, लेकिन मुंबई में बिल्कुल नहीं रहूंगा। संडे के दिन जब सारे मेरे दोस्त बैठे हुए थे, छुट्टी थी उनकी भी, और बाजू में अखबार भी आता था, वो अखबार को मैं पढ़ने लगा था। उसमें एक विज्ञापन देख करके मेरी निगाहें थम सी गई थी। एक विज्ञापन ऐसा था जो मुझे अब अपनी ओर खींच रहा था। उस विज्ञापन को मैं पढ़ा ना तो मुझे लगा कि ये विज्ञापन मेरे लिए ही अब इस अखबार में छपा हुआ है। ऐसे उसमें शर्तें थी नौकरी की, वो शर्तें मैं ही पूरा कर सकता था। उसमें लिखा था कि हमें एक फोटोग्राफर की ज़रूरत है, साथ में फोटोग्राफर को ड्राइवरी भी आना चाहिए, और तीसरी चीज़ पर्सनल असिस्टेंट भी होना चाहिए, बाउंसर भी होना चाहिए। अब तीनों काम एक इंसान तो कभी कर ही नहीं सकता है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग खूबी है। अब मुझे तो ये तीनों काम आता ही था। मैं फोटोग्राफर का काम सीख ही रखा था, कार ड्राइविंग मुझे आती ही थी, और मैं सिक्योरिटी में बाउंसर का भी काम किया था। शारीरिक संरचना मेरी अच्छी काछी अच्छी मजबूत थी, कहा जाए तो कद काठी जो थी मेरी मजबूत थी, हाइट भी लंबी थी। तो मुझे बाउंसर की भी नौकरी सिक्योरिटी में कुछ दिन किया था, लेकिन मुझे उस नौकरी से हटा दिया गया था। जिस नौकरी पर मैं गया था अब उनका कोई जानने वाला लड़का आ चुका था, अच्छा खासा उसमें पैसा मिल रहा था।
खैर जब ये विज्ञापन देखा ना तो मुझे लगा कि ज़रूर यहाँ पर मुझे जा कर के ट्राई करना चाहिए, और वही मैं किया। वहाँ जो बुलाया गया था ना, जो एड्रेस था ना, वो उस जगह पर हमें पहुँचना था शाम को 6 बजे। अब 6 बजे मैं उस एड्रेस पर ढूंढते हुए ना जाने कैसे कैसे मैं उस जगह पर पहुँच गया था। शहर मेरे लिए नया था, अनजान था मैं उस जगह के लिए। मैं जब वहाँ पहुँचा ना तो मैं देखा कोई ऑफिस नहीं था, वो एक फ्लैट था, एक सोसाइटी थी, उसके अंदर में ये फ्लैट था। मुझे गार्ड ने ही रोक दिया था। कहाँ जाना है? मैं बताया कि फ्लैट नंबर इसमें जाना है, हमें मिलना है, इंटरव्यू हमारी। तब वो कहने लगी, गार्ड कहने लगा कि आप मैडम से मिलने जा रहे हैं क्या, विनीता मैडम से। अब उस विज्ञापन में ये नाम तो छपा नहीं था कि विनीता मैडम अब मुझे इंटरव्यू बुलाई है। मैं कुछ बता ही नहीं सका। मैं कहा भैया मैं नाम नहीं जानता हूँ, बस मुझे जगह का नाम, फ्लैट का नाम दिया गया था, हाँ मैं इस जगह पर आ गया हूँ, आप मुझे जाने दीजिए या फिर उनसे बात करवा दीजिए, मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ, आप बता भी सकते हो। वो गाड़ी खुद फ्लैट में फ़ोन किया, अब फिर मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा, नौकरी की तलाश में आए हो? मैंने बोला हाँ भाई। कहाँ के रहने वाले हो? मैंने बोला उत्तर प्रदेश के बनारस जिला का रहने वाला हूँ। और तब वो गार्ड के चेहरे पर मुस्कुराहट तोड़ गई थी। कहने लगा, अरे हम तो भाई जवारी भाई हैं, हमारा भी घर बनारस में ही है, बनारस जिला का मैं भी रहने आया हूँ। बहुत अच्छा हुआ, आप बताओ मैं आपके लिए क्या सेवा करूँ। मैं तो बोला भाई आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई, बस ये नौकरी किसी तरह से मुझे मिल जाए, और तब मैं समझूंगा कि मुझे मुंबई आना सार्थक हो जाएगा। और नहीं तो मैं तो सोच रखा हूँ कि मैं कल परसों के टाइम में अब अपने गांव लौट जाऊंगा। और तब वो जो गार्ड था ना, कहने लगा तुम टेंशन मत करो, मैं विनीता मैडम को अच्छी तरह से जानता हूँ, और मैं आपकी सिफारिश कर दूंगा, आप जाओ, मैं फ़ोन से बात करता हूँ उनसे, वो ज़रूर आपको रखेंगी। लेकिन सुनो भाई, इधर आओ इधर आओ। वो मुझे बिल्कुल पास में बुला लिया, अब मेरे कान में कहने लगा कि भाई ये नौकरी अब जाने कैसी है, यहाँ कई लोग आए और कुछ ही दिन में भाग जाते हैं, तो भाई थोड़ा देख लेना अपने हिसाब से, क्योंकि नौकरी के बारे में मैं बता नहीं सकूँगा। कैसी नौकरी है मैं इसके बारे में जानकारी नहीं रखता हूँ। वाकई में उस गार्ड ने जो बोला ना, मैं समझ नहीं पाया था, और मैं उस वक्त में समझना भी नहीं चाहता था। मैं तो ये चाहता था कि बस किसी तरह से वो नौकरी मुझे हासिल हो जाए। उस नौकरी को पाने के लिए मैं यहाँ पर आ चुका था, और आखिरकार उस गार्ड ने मुझे जाने दिया कि आप जाओ, मैं मैडम को फ़ोन करता हूँ। और वाकई में वो फ़ोन कर रहा था, वो मैडम से बात कर रहा था, तब तक मैं उस जगह से आगे के लिफ्ट की ओर बढ़ चुका था। दूसरे माले पर ही वो फ्लैट था। मैं लिफ्ट से पहुंच गया उस फ्लैट पर। दरवाजे पर मैं खड़ा होकर के और अपने आप को एक तरह से नॉर्मल करने का कोशिश कर रहा था, क्यों मैं काफ़ी इंटरव्यू मैं जगह जगह पर दे चुका था, और मेरे मन में घबराहट सी हो रही थी। डर लग रहा था कि क्या पता इस जगह पर मेरी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। दिल में एक धड़कन ज़्यादा बढ़ी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि बस डर लग रहा है, नहीं ये नौकरी मिलेगी। मुझे बार बार अंदेशा यही हो रहा था, लेकिन मैं अपने दिल को खड़ा किया और फिर डोरबेल को बजा दिया। बड़ा ही शानदार एक म्यूजिक सी आवाज़ अंदर गूंजने लगी थी। अब फिर दरवाज़ा खुला। जब दरवाज़ा खुला ना तो मैं देख करके एकदम चौंक सा गया था। 25-30 साल का वो मैडम थी जिसने दरवाज़ा खोला था, और अच्छे कपड़े पहन रखे थे, एकदम फिल्मी हीरोइन की तरह लग रही थी। फिल्मी हीरोइन तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मॉडल ज़रूर लग रही थी। जैसा उनका चेहरा था, पहनावा था, बिल्कुल वैसे ही लग रही थी। अब मेरे को देखने लगी नीचे से ऊपर तक। अब फिर बोली कि क्या इंटरव्यू के लिए आए हो? मैंने बोला जी मैडम,
इंटरव्यू के लिए आया। तब बोली कि अंदर आ जाओ। जैसे ही अंदर में आया और मैडम आगे आगे चल रही थी, वो जो दरवाज़ा था वो शायद ऑटोमेटिक दरवाज़ा था और वो अपने आप खटाक से बंद हो चुका था। जब खटाक की आवाज़ आई ना, तब एक बार मैं मुड़ के ज़रूर देखा, दरवाज़ा वाकई बंद हो चुका था। मैडम आगे आगे और मैं उनके पीछे पीछे। हम ड्राइंग रूम में पहुंच चुके थे। मैडम एक सोफे पे बैठ गई और सामने सोफा की ओर इशारा करते हुए कहने लगी, बैठ जाओ, बैठ जाओ उस पर। मैं बैठ गया। मैं बायोडाटा साथ लेके आया था। मैं बायोडाटा आप सामने कर दिया कि जी मैडम, ये मेरा बायोडाटा है। मैडम ने बायोडाटा लेकर के पढ़ना शुरू किया। आप फिर मेरी तरफ देख करके जैसे तौल रही हो, माप रही हो मुझे, क्या मैं इस नौकरी के लिए फिट हूं या नहीं हूं। फिर अचानक अब उसने प्रश्न का झड़ी लगा दिया था। पहला ही प्रश्न था कि क्या तुम भूत प्रेत से डरते हो। वाकई में मुझे भूत प्रेत से बहुत डरता था। बचपन से ही मुझे भूत प्रेत अब डर लगता था। माँ, जो मेरी माँ थी ना, मुझे डराया करती थी। जब मैं कोई बदमाशी करता था ना, तब वो डरा दिया करती थी कि देखो, अगर तुम बदमाशी करोगे तो सामने के पेड़ पर, नीम के पेड़ पर भूतनी बैठी हुई है, तुम्हें पकड़ करके नीम के पेड़ पर चढ़ी जाएगी। हाँ, मैं डर जाता था। वो जो डर था ना, आज भी मेरे जहन में जिंदा था। और रात में मैं तो बहुत ज़्यादा डरपोक था। अब मैं जो मैडम का सवाल था उसका जवाब जल्द से नहीं दे पा रहा था। मैडम दोबारा वही सवाल किया कि तुमने बताया नहीं कि तुम भूत प्रेत से डरती हो या नहीं। मैं सोच लिया कि अगर मैं नहीं बोलूँगा ना, तब शायद मेरी नौकरी अब बढ़ सकती है, मिल सकती है। अगर मैं हाँ बोला तो समझेंगे कि मैं डरा हुआ इंसान हूँ। अब मैंने बोल दिया, नहीं जी, मैं भूत प्रेत से डरता भी नहीं। तब मैडम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट दौड़ गई थी। अब फिर दूसरा सवाल था, कहाँ के रहने वाले हो। वैसे बायोडाटा में सब लिखा हुआ था, लेकिन वो सवाल कर रही थी। जवाब देना मेरा फर्ज था। जवाब में दे दिया कि मैं यूपी बनारस जिला का रहने वाला हूँ, गांव का नाम ये है। तब वो कहने लगी, देखो, ये जो नौकरी है ना, ये ड्राइवर की भी नौकरी है, फोटोग्राफर की भी नौकरी है और बाउंसर की भी नौकरी है, पर्सनल असिस्टेंट का। क्या तुम ये नौकरी कर पाओगे। मैंने बोला, जी, मैं विज्ञापन देख करके तो आया हूँ, ये तीनों काम मुझे आता है। अब मैं बायोडाटा में सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन कौन सा काम मैं कब कब किया हूँ। आप एक नज़र मारिए, आपको पता चल जाएगा। वाकई में वो फिर बायोडाटा पर अपनी नज़रें गड़ा दिया था। और जब वो नज़रें उठाई ना, तो मुस्कुरा रही थी। कहने लगी कि देखो भाई, ये जो काम है ना मेरा, थोड़ा अलग है। मेरा कोई ऑफिस नहीं है, मैं ऑफिस में कोई काम नहीं करती हूँ। मेरा काम ज़्यादातर फील्ड का है। आज मैं मुंबई में हूँ, कल मैं दूसरी शहर में हूँ, परसों किसी और शहर में हूँ। ऐसा ही मेरा काम है फील्ड का। तो इस काम के लिए अपने आप को तुम तैयार समझते हो। मैं कुछ बोला भी नहीं था। मैं सोच रहा था कि ये कैसा काम है भाई, आज मुंबई में, कल दूसरी जगह पर, कल तीसरी जगह पर। लेकिन एक नौकरी की ज़रूरत थी, इसलिए मैं बोल दिया, जी मैडम, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और तब वो कहने लगी कि ठीक है, अगर तुम तैयार हो तो ये नौकरी तुम्हें मिल सकती है। अब लास्ट बात पैसे पर आ चुकी थी। अब वो पैसा पूछने लगी थी कि कितना पैसा चाहिए। मैं तो सब कुछ बायोडाटा में लिख दिया था कि कितना आखिरी पैसा मुझे मिला था और कितने का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सब कुछ लिखा हुआ था। लेकिन शायद वो मेरे मुंह से सुनना चाहती थी। मैंने बोल दिया कि मैडम देखिए, लास्ट में जो नौकरी छोड़ा था ना, और उसमें इतने 1000 रुपये मुझे मिलते थे, लेकिन मैं उस पैसे से संतुष्ट नहीं था। और तभी तो मैं वो नौकरी छोड़ करके मैं शहर में आया हूँ। अब शहर में आने का मतलब यहाँ का खर्चे भी अलग ही हैं, तो मुझे इतना पैसा चाहिए और तब मैं संतुष्ट हो जाऊँगा। पैसा मैं ज़्यादा ही बताया था। और वो जैसे इस कान से सुनी, उस कान से
निकाल दिया था। फिर वो सरसरी निगाहें अब देखने लगी थी मेरे बायोडाटा की तरफ। अचानक बोल पड़ी कि देखो, मैं तुमसे एक बात छिपाना नहीं चाहती। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो ये काम कर सकते हो, और नहीं तो अपना घर जा सकते हो। जब इस मैडम जी ने ये बात बोला ना, तो मैं सोच में डूब गया कि अब कौन सा काम ये पूछना चाहती है। तब उन्होंने बताया कि देखो, हमारा जो काम है ना, हम दिन में तो आराम करते हैं, हमारा काम रात में शुरुआत होता है, और ज़्यादातर काम आधी रात के वक्त में। हम जगह जगह भटकते रहते हैं। हम ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। तो सोच लो, हम भूतों से बात करने की कोशिश करते हैं, भूतों को अपने पास में बुलाने की कोशिश करते हैं। अब तुम सोच लो, क्या ये तुम काम कर पाओगे मेरे साथ में? मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहती। अब पैसे जो मैं तो सही बता चुका था, अब मैं भूत प्रेत पर नाम लेकर के थोड़ा सा डर चुका था, क्योंकि ये डर मेरे जहन में अभी तक जिंदा था। अब भूत प्रेत के नाम से ही मैं डर जाता था। लेकिन एक मजबूरी थी मेरी, घर की मजबूरी, अपनी मजबूरी, पैसा कमाने की मजबूरी, इसलिए मैं हाँ बोल दिया कि जी मैडम, मैं ये काम बखूबी कर सकता हूँ। तब मैडम खुश हो गई थी, कहने लगी कहाँ रहते हो? मैं अपने दोस्तों का चाल का पता बता दिया कि मैं फलानी चाल में रहता हूँ, मेरे दोस्त वहाँ पर रहते हैं। तब मैडम कहने लगी कि अब आपको वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे फ्लैट में अब एक रूम एक्स्ट्रा भी है जो गेस्ट के लिए है। अब तुम हमारे साथ ही रह सकते हो। अब तो मेरे एक तरह से पर्सनल असिस्टेंट भी बन चुके हो, तो कल से आप ड्यूटी को ज्वाइन कर सकते हो। और देखो, सुबह में जल्दी आना, हमें कुछ तैयारी भी करनी है, और इसके बाद हमें दूसरे शहर के लिए, दूसरी जगह के लिए निकलना भी है। मैं अब थोड़ा संकोच में पड़ा हुआ था कि मैडम में जो पैसे की बात हुई थी उसमें ना तो हाँ बोली थी ना बोली थी। और तब मैं झिझकता हुआ कहने लगा कि मैडम जी, जो पैसा आपको बताया था, क्या आपको मंजूर है? मैडम खिलखिला के हंस पड़ी और कहने लगी कि अशोक नाम है ना आपका? मैंने बोला जी मैडम। आप चिंता मत करो, जितना पैसा आप बताए हो ना, उससे मैं ज़्यादा ही दूंगी, और बहुत सारा उसके साथ में अब खर्चा भी जो हमारा होगा वो भी तो मैं वहन करूंगी। खाना पीना रहना सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। वो पैसा तो आपका बचत ही होगा जो मैं आपको दूंगी। आप चिंता मत करो, अगर आप मेहनत से काम करोगे ना तो मैं खुश हो जाऊंगी और पैसा आपको बढ़ा दूंगी। बस आपको मेहनत से काम करने की जरूरत है। मैं तो जैसे खुशी के मारे पागल हुआ जा रहा था, जल्द से जल्द अपने दोस्तों के पास पहुंचना चाहता था कि देखो, मुझे नौकरी मिल चुकी है, और मुझे नौकरी के साथ साथ रहने की अब जगह भी मिल चुकी है। अब पैसा इतना कि तुम 5 महीने में कमाओगे तब भी इतना नहीं कमा सकते जो मेरी 1 महीने की सैलरी होगी। वाकई में जो कमाते थे उनकी कमाई मैं जानता था कि वो कितना कमाते थे। खैर, मैं अब जैसे तैसे खुशी के मारे उछलते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंचा। अब दोस्त भी संडे का दिन था तो घर में आराम ही कर रहे थे। जब मैंने उनकी ये बात बताई तो भी एक तरह से खुश हो चुके थे। हाँ, कहने लगे अशोक, देखो तुम्हारा यहाँ आना सफल हो गया ना, तुम तो निराश हो गए थे, तुम तो लग रहा था कि बस नौकरी तुम्हें मिलेगी नहीं, और देखो घर बैठे बिठाए अब भगवान ने चाहा तो देखो मिल चुका ना नौकरी। सब दोस्त बड़े खुश थे और कहने लगे अशोक, पहली सैलरी मिलते ही पार्टी होना चाहिए। मैं बोला कि बिल्कुल भाई लोग, जैसे मेरी तनख्वाह मिलेगी और मैं आपके पास में आऊँगा और जो कहोगे मैं वो चीज़ करूँगा पार्टी के लिए। सारी रात मैं उसी नौकरी के बारे में सोचता रहा, लेकिन रह रह के डर भी लगता था। जो मैडम ने बताया था कि मेरे आधी रात को काम होता था और मैं भूतों से बात करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं समझा कि कोई तांत्रिक होगी। मैं जानता भी नहीं था कि ऐसा क्यों करती है, ना मैं पूछा ही कि कहीं मैडम नाराज ना हो जाए। लेकिन जब अपने दोस्तों से इस बारे में शेयर करना शुरू किया कि देख भाई, नौकरी तो मिल चुकी है,
लेकिन इसमें शर्तें इतनी हैं। ये जब मैं पूरी कहानी बताया ना कि मैडम ने ऐसे ऐसे बताया है, तब मेरा एक दोस्त हंसने लगा। अरे कहने लगा, अरे मूर्ख, वो पैरा नॉर्मल एक्सपर्ट है। कई लोगों का ये हॉबी होती है, वो भूत प्रेत को ढूंढते रहते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, फोटो खींचते हैं, कुछ ऐसा उपकरण लगा करके भूतों की जानकारी लेते हैं। अरे इसमें डरने वाली क्या बात है, तेरे पास कोई थोड़ी ही भूत आएगा। वो तो मैडम जी का काम है, मैडम जी अपना काम करेगी। अब तेरा जो काम है वहाँ पर तू करना, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर भूत ही मिले। वो जो दोस्त था ना, भूत प्रेत के बारे में बहुत जानकारी रखता था। अब पैरानॉर्मल क्या होता है वो सब कुछ मुझे बता रहा था, और तब मुझे थोड़ा संतोष हुआ था। सुबह जल्दी उठा, अपना बैग संभाला और दोस्तों से बाय बाय किया कि हम मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, और जब मैं मिलूँगा ना तो मेरे जेब में पैसे ही पैसे होंगे, और इसके बाद हम पार्टी करेंगे। अब इतना वादा करके अब बस के द्वारा मैं उस जगह पर पहुंच गया था, सोसाइटी में उसी जगह पर। वही गार्ड मुझे मिला, मुझे देख करके अब राम राम होने लगा और कहने लगा, भाई मैं कहता था ना कि मैं मैडम से सिफारिश कर दिया हूँ, अब नौकरी तुम्हें मिल गई ना। मैं भी मुस्कुरा दिया था और कहने लगा कि हाँ भाई, ये सब आप ही के आप कहने पर हुआ है, तभी तो मैडम मुझे रखा है, ये मेहरबानी मैं आपका कभी नहीं भूलूंगा। और तब मेरा वो दोस्त सिक्योरिटी गार्ड मुस्कुरा के कहने लगा कि भाई ऐसी कोई ज़रूरत हो ना तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि हम जवारी भाई हैं, मतलब पड़ोसी गांव के रहने वाले हैं। अब एक तरह से उस सोसाइटी में मेरा ही एक दोस्त बन चुका था वो सिक्योरिटी गार्ड, और इसके अलावा उस जगह मेरे लिए अनजान ही था। आखिरकार मैं अब सेकंड फ्लोर पर पहुंच गया था। कॉल बेल दबाया और कुछ ही देर में वही म्यूजिक सुनाई देती रही। अब फिर दरवाज़ा खुला, मैडम अब आकर के दरवाज़ा खोली। उनका नाम था विनीता मैडम। अब मैं नाम को याद कर लिया था और फिर कहने लगी, अरे बिल्कुल टाइम पर पहुंच गए हो, आओ थोड़ा सा काम में मेरी मदद करो, सामान अपना लाए हो। मैंने बोला, जी मैडम सामान लेके आ चुका हूँ। कहने लगी, कहाँ पर है? मैं कहने लगा, ये मेरा बैग है ना, यही तो मेरा सब कुछ सामान है। वो एक बार मेरा बैग देख करके मुस्कुरा दी है, कहने लगी, कोई बात नहीं, जाओ पीछे वाले कमरे में अपना बैग रख दो और ड्राइंग रूम में आ जाना। मैं गलियारे में पहुंच चुका था और अपने जो रूम बताया हुआ था वाकई में रूम इतना ही बड़ा था, और उसमें भी पलंग बिछा हुआ था, एक दो कुर्सी लगी हुई थी, मतलब देखने में अच्छा खासा सा रूम था। और मैं उसी पलंग पर अपना बैग रख करके और वापस मैडम के पास ड्राइंग रूम में पहुंच गया था। मैडम जी कुछ लिस्ट बना रही थी और वो लिस्ट बनाते बनाते मुझे देख रही थी, मुस्कुरा भी रही थी, फिर लिस्ट में लग जाती और कभी फ़ोन भी आ जाता था, फ़ोन को रिसीव भी करती थी। अब मैं चुपचाप बैठा हुआ सोफे पर उनकी एक एक अब कारीगरी को देख रहा था। आखिरकार उनका लिस्ट कंप्लीट हो चुका था। हाँ, फिर मुझे देखकर कहने लगी, नाश्ता करोगे या करके आए हो? मैंने बोला, जी वैसे तो मैं चाय पी के आया हूँ, नाश्ता का ज़रूरत नहीं है, मैं एक ही बार भोजन करूँगा। मैडम कहने लगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, तुम्हें खाना बनाना आता, कुछ करना आता है किचन में? मैं बोला, जी जब जो मैं बनाऊंगा ना मैं तो खा लूँगा, लेकिन आप खा नहीं पाओगे। मैडम मुस्कुरा दिया, कहने लगी, रहने दो मैं खुद कर लूँगी। हाँ, इसके बाद वो नाश्ता भी बना के लाई थी, अपने लिए भी और मेरे लिए भी। इतना बड़ा फ्लैट में वो अकेले ही रहती थी, उनके साथ में किसी को देखा भी नहीं, और मैं गार्ड से पूछा भी नहीं कि क्या मैडम का परिवार है या नहीं है। मैडम के अब बारे में जानना चाहता था, लेकिन मैं मैडम से डायरेक्ट पूछ नहीं सकता था। खैर नाश्ता वास्ता करने के बाद अब मैडम मुझे एक पर्ची छोटी सी थमाई और कहने लगी कि आप एक काम करो, अब आप चले जाओ बाज़ार में, थोड़ी दूर आप मेन गेट से बाहर निकलोगे ना तो आगे आपका बाएं साइड में मार्केट दिखाई पड़ेगा, अब वहाँ से कुछ ज़रूरी सामान है जो पैक करके ला दो, और इसके बाद हमें अब एक सफ़र पर निकलना है, जल्दी आना। वाकई में जब गेट पर पहुंचा तो गार्ड मुस्कुरा रहा था
कहाँ चले भाई, अभी तो आए हो? मैं कहने लगा कि मैडम जी के लिए कुछ सामान लेने जा रहा हूँ। और तभी मुझे याद आया कि मैडम के बारे में कुछ जानकारी ले लूँ। मैं उस गार्ड भाई से पूछने लगा कि भाई आप कितने दिन से यहाँ पर हो? तब बोला कि मैं तो 3 साल हो चुका है। यानी कि मैडम कब से रहती है? तब वो कहने लगा कि 1 साल से, 1 साल से उन्होंने फ्लैट लिया हुआ है। मैं कहने लगा कि अब उनके साथ में कोई परिवार नहीं रहता है क्या? तब वो गार्ड मुस्कुराते हुए कहने लगा, नहीं भाई, जब से आई हैं वो अकेले ही रहती हैं। मैं कभी उनका परिवार को देखा भी नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर जानता हूँ कि उनका परिवार विदेश में रहता है। मैडम ने एक बार बताया था, किसी के जो कोई सवाल पूछा था गेट पर ही, और तब मैं सुना था। मैं अब समझ चुका था कि इस फ्लैट में मैडम के अलावा कोई रहता नहीं है। मैडम यहाँ पर अकेले ही रहती है। इसके बाद मैं बाज़ार निकल गया था। जो भी सामान था अब वो सामान परचेज करके मैं आ चुका था। अब मैडम अपना जैसे सूटकेस वगैरह पैक कर लिया था। अब फिर कहने लगी कि हम यहाँ से 4 बजे के आसपास निकल लेंगे। अब तुम्हें ड्राइविंग तो अच्छी तरह से आती है ना? मैंने बोला कि मैडम, मैं ड्राइविंग में तो एक्सपर्ट हूँ, चाहे कैसी भी गाड़ी हो मैं मज़े में चलाता हूँ। तब मैडम मुस्कुरा दिया था और कहने लगी बस जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो, इसके बाद हम 4 बजे निकल पड़ेंगे। वही हुआ। अपने कमरे में गया, कुछ ही देर में आराम करा था और तभी 4 बज चुका था। अब मैडम की आवाज़ आई कि अशोक अशोक आ जाओ, 4 बज चुका है, हमें निकलना भी है। लेकिन जब हम तैयार हो गए ना, मेरे पास तो अपना ही एक बैग था। अब मैडम के पास में 2 सूटकेस था और एक कंधे पर लटकाने वाला बैग था। इतना सामान उन्होंने भर रखा था। लेकिन उन्होंने कार की चाबी वगैरह कुछ दिया नहीं मुझे। तब मैं कुछ पूछना चाहता था कि आखिर हम लोग किस चीज़ से जाएंगे। जब हम लिफ्ट से नीचे उतर गए ना, तब मैडम ने कोई टैक्सी बुला रखी थी। तब पता चला कि हम स्टेशन जा रहे हैं और स्टेशन से ट्रेन से जाएंगे। मतलब एक लंबा सफ़र हमें तय करना है। इसके बाद हम स्टेशन आ चुके थे और स्टेशन में ट्रेन में बैठने के बाद हम राजस्थान की ओर जा रहे थे, राजस्थान की शहर में। आखिरकार मैडम राजस्थान क्यों जा रही है मैं पूछना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई थी। नई नई नौकरी, कहीं मैडम नाराज़ ना हो जाए। खैर, ट्रेन में मैं अब मैडम के साथ में था। एक साथ नाश्ता, चाय पीना, खाना, सब कुछ साथ में हो रहा था। अब मैडम ज़्यादातर सवाल मेरे बारे में ही पूछती थी कि बताओ, तुमने कभी बचपन में भूत वगैरह देखा है? मैं बोला कि हाँ, मेरे घर के आंगन में एक नीम का पेड़ था। अब मेरी मम्मी कहती थी कि इस पर एक भूतनी रहती है। अब कई बार मैं उस पेड़ को हिलते हुए देखा है, बिना हवा का। मैं इससे ज़्यादा कुछ देखा नहीं हूँ। तब वो मुस्कुरा देती थी। इस तरह हमारा सफ़र पूरा हो चुका था। हम राजस्थान पहुँच चुके थे। अब हम एक होटल में जाकर रुके थे और होटल में हम अब आराम करने के बाद दिन में शाम की तैयारी कर रहे थे, जिस जगह पर मैडम को जाना था। अब मैडम अपना बैग सिर्फ तैयार कर लिया था, एक ही बैग उनको लेके जाना था। और कहने लगी कि बस अशोक, तुम अपना भी बैग लेके मत जाना, अब वहाँ पर तुम्हारी बैग की ज़रूरत नहीं है। हम एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ कोई दिन में जाने की कोशिश भी नहीं करता है। तुम्हें डर तो नहीं लगेगा ना? मैं बोल बैठा कि मैडम नहीं नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगेगा। लेकिन मैं अंदर से काफ़ी डरा हुआ था। डर तो मुझे भूत प्रेत के नाम से ही आ जाता था। हाँ, मैडम तो मुझे आज भूतों की इलाका में लेके जा रही थी, जहाँ मैं दिन पर कोई जाता नहीं था। दिन में भी जाने से अकेले डर जाता था। अब उस जगह पर मैडम मुझे लेके जा रही थी। आखिरकार रात हुआ। मैडम ने टैक्सी बुला लिया था होटल वाले को बोल करके, और हम एक मैडम का बैग अपने कंधे पर लटकाए और वो बैग थोड़ा वजनी लग रहा था। अब उसमें मैडम ने क्या क्या रखा था मुझे उस वक़्त में जानकारी नहीं थी। टैक्सी में बैठ चुके और मैडम ने वो जगह भी बता दी कि हमें उस जगह पर जाना है। ड्राइवर थोड़ा हैरानी से अब मैडम की तरफ देखा था, लेकिन वो फिर अब आगे की तरफ देख करके अपनी
कार चलाने लगा था। अब उसको भी थोड़ा आश्चर्य हुआ होगा कि आधी रात के वक्त ये सुंदर सी महिला एक अपने साथी के साथ उस वीरान जगह पर क्यों जा रही है। उसके मन में यही आश्चर्य हुआ होगा। लेकिन वो जानता होगा कि ऐसे भी लोग होते हैं जो रात को अब निकलते हैं, खोजबीन करते हैं। शायद इसको बारे में ये बखूबी जानता होगा, तभी तो कोई सवाल नहीं पूछा। अब कुछ घंटों के सफ़र के बाद हम एक बिल्कुल सुनसान जगह पर आ चुके थे, जहाँ पर एक पहाड़ी थी और उस पहाड़ी के पास ही वो ड्राइवर गाड़ी रोक दिया था। जहाँ गाड़ी रोका था ना, रोड साइड पर ही हनुमान जी का मंदिर बना हुआ था। वहाँ पर लंबा सा झंडा, लाल झंडा उस पर लहरा रहा था और मंदिर में दीपक जल रहा था। लेकिन आसपास में वहाँ कोई बस्ती, कोई गांव, कुछ ऐसा नहीं था। तो इतनी दूर ये दीपक जलाने कौन आता होगा? मेरे मन में ये सवाल बार बार उठ रहा था। लेकिन ये वक्त इस चीज़ को पता करने का नहीं था। मैडम, अब जो बैग था मैं अपने कंधे पर लटकाए हुए था और मैडम अपना मोबाइल फ़ोन निकाल लिया था। शायद उसमें कोई मैप चल रहा था। वो रास्ता उसी के सहारे देख रही थी और उसी मैप के साथ आगे आगे चल रही थी और मैं पीछे पीछे पीछे। अब रात का 11 बजा हुआ था। हर तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। अब दूर जैसे लग रहा था कि कोई लोमड़ी या कोई सियार अब चिल्ला रहे हैं, अपनी आवाज़ में बोल रहे हैं। और वो आवाज़ सुनकर के मुझे बड़ा ही डर लग रहा था, क्योंकि ऐसी सुनसान जगह थी। अब मैं भूत प्रेत से तो डरने वाला व्यक्ति था। बचपन से वो डर मेरे दिमाग में अभी तक जीवित था। और वो आवाज़ सुनकर के लगता था ना कि वो आवाज़ उन भेड़ियों का नहीं है, उन सियारों का नहीं है, उन लोमड़ियों का नहीं है। ये जरूर उनके भेष में वो भूत प्रेत ही हैं जो आवाज़ निकाल रहे हैं। वाकई में मुझे बड़ा दहशत महसूस हो रहा था। लेकिन नौकरी थी भाई, वो भी ज़्यादा पैसे वाली नौकरी। ये पैसे वाली नौकरी थी, मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता था। मैडम को हर तरफ से मैं खुश रखना चाहता था। आप एक तरह से उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी मेरे ऊपर ही थी। एक तरह से उनका मैं बॉडीगार्ड था, ड्राइवर था और फोटोग्राफर भी था। 3 काम मैं अकेले कर रहा था। अगर मैं ही डर गया तो मैडम का क्या होगा? अब तो पूरी जिम्मेवारी मेरी है ना। और मैं अब अपने अंदर का साहस को जगा रहा था। अशोक बेटा, ये वक्त डरने का नहीं है। ये वक्त है अपने आप को संभालने का। अगर तू डर गया ना तो तेरी नौकरी चली जाएगी, मैडम नाराज हो जाएगी। तो मैं अपने डर को अंदर ही छिपा दिया था। मैडम के कदमों में अब एक जो कदम चाल कर चल रही थी और वही कदम चाल से मैं अपना कदम चाल मिला करके तेज तेज चल रहा था। आगे आगे मैडम, पीछे पीछे मैं। अब एक ऐसी जगह पर, एक पहाड़ी का जगह थी, अब बिल्कुल सुनसान थी। आसमान में चांद निकला हुआ था। शायद पूनम की रात होगी या वो उससे आगे पीछे की कोई रात होगी। इतना तो मुझे उस वक़्त में पता भी नहीं था। लेकिन चांद की रोशनी हर जगह, अब कुछ चांदनी की रोशनी से हर जगह अब प्रकाश सा लग रहा था, उजाला सा लग रहा था। अब मैडम तो बिल्कुल निडर थी, जैसे उनको कोई अंदर में डर ही ना हो। डर तो मैं रहा था। आखिरकार एक जगह पर अभी एक बड़ा सा पेड़ था और वहाँ पर आसपास में झाड़ी भी थी और उस जगह पर उन्होंने आकर के अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया। मतलब वो जगह अब उनके मैप से मिल रही थी और उसी जगह पर आकर के वो रुक गई थी। अब फिर एक नज़र हर तरफ देखने लगी थी। अब फिर हमसे कही कि अशोक, अपना बैग उतारो। मैंने अपने कंधे से बैग उतारा, बैग नीचे रख दिया। हाँ, मैडम उसका जीप खोल दिया। उसमें से अब सामान निकालने लगे। एक लंबा सा शक्तिशाली टॉर्च था, वो मेरे हाथ में पकड़ा दिया। अशोक, इसको पकड़ो। फिर इसके बाद में मैं जो उपकरण देखने लगा ना, जो जो निकाल रही थी, मैं समझ नहीं पा रहा था ये कैसा सब सामान है। सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का एक उपकरण जैसा लग रहा था। कैमरा भी था, वो कैमरा मुझे पकड़ा दिया था। अशोक, अपने गले में डालो। इसके बाद वो जो उपकरण निकाली थी ना, मैंने कभी ऐसा उपकरण देखा नहीं था।
अब वो उपकरण को पेड़ के पास उन्होंने लगा दिया और उसको जैसे ऑन किया ना, तो उसमें एक सफ़ेद सी रोशनी निकलने लगी। वो गोल सा लाइट जैसा था। मैं ये इस यंत्र को देख करके हैरान था। आखिर ये लाइट इस जगह पर मैडम ने पेड़ के पास में क्यों लगाई है? मेरे लिए ये सोचने का वक्त था। मैं उस चीज़ को मैं जानता तक नहीं था कि ये चीज़ है क्या, और यहाँ पर पेड़ के पास में मैडम जी ने क्यों रखा है। लेकिन मैडम अब मेरे पास में आई और कहने लगी, अशोक, इस चीज़ को तुम जानते हो? मैंने बोला, जी जी नहीं मैडम, मैं इस चीज़ को पहली बार देख रहा हूँ। और तब मुझे समझाते हुए कहने लगी, अशोक, एक ऐसा यंत्र है, अभी इसमें सफ़ेद रोशनी निकल रही है। अगर यहाँ पर कोई शक्ति होगी, कोई भूत प्रेत होगा ना, तो इसके पास से जब भी गुजरेगा ना, तो ये सफ़ेद रोशनी बंद हो जाएगी और यहाँ पर एक लाल रोशनी जल जाएगी। देखना, अगर यहाँ पर कुछ ऐसा शक्ति होगी तो ऐसा जरूर होगा। हाँ सुनो, अपना कैमरा तैयार रखो। मैं कैमरा सेट कर दिया था, एकदम रेडी पोजीशन में। कैमरा चलाने में तो मैं बिल्कुल माहिर था। मैं कैमरा में व्यू देखने लगा था। हर तरफ मुझे अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन ये कैमरा कुछ अलग लग रहा था। जैसे आम कैमरा होता है ना, था तो वैसा ही, लेकिन ये मॉडल, इसका नाम कुछ अलग था, कीमती कैमरा था। मैडम अब इसके बारे में कुछ बताया नहीं था। अब मैं इसके बारे में जानना भी चाहता था कि आखिर ये कैमरा कैसा है, ये क्या काम करता है, फ़ोटो खींचने के अलावा ये इसमें कैसे और क्या किया जाता है, इसके बारे में मैं जानकारी लेना चाहता था। लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया था। अब मैडम अब एक तरह से उस पेड़ के पास लाइट रखने के बाद अब पीछे हट चुकी थी। हम मुझे भी कहा कि अशोक, चलो थोड़ा पीछे हटते हैं। हम एक दूरी बना करके उस जगह पर खड़े होंगे। आप फिर कहने लगे, अशोक, अपने कैमरे में ज़रा देखो, आसपास में कुछ ऐसा चीज़ कोई महसूस हो रहा है जो अलग हो, यहाँ क्या वातावरण से अलग दिखाई दे रहा हो। मैं देखने लगा, ऐसा कोई खास चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रहा था। हाँ, तभी वो अचानक जो सफ़ेद लाइट थी वो बंद हो चुकी और उसकी जगह में लाल रोशनी जलने लगी थी। जैसे ही लाल रोशनी जली ना, मेरा दिल तेजी से धड़क उठा कि क्या वहाँ पर कोई शक्ति आ चुकी है, क्या वहाँ पर कोई भूत प्रेत आ चुका है। और तभी तो वो लाइट जली है। मैडम कहने लगी, अशोक, अब जरा उस जगह का शूट करो, जल्दी जल्दी अब फोटो क्लिक करो और देखो कुछ तुम्हें नज़र आ रहा है उसमें। मैं क्लिक तो ना जाने कितनी बार कर लिया था, लेकिन व्यू में मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था, जैसे वहाँ पर कोई हो ही नहीं। लेकिन वो लाइट जल रही थी, इसका मतलब था मैडम के कहने अनुसार कि वहाँ पर कोई शक्ति आई हुई थी और लगातार लाइट जल रही थी। अब मैडम कहने लगी कि अशोक, तुम यहीं पर रहना, तुम आगे मत बढ़ना, मैं जा रही हूँ लाइट के पास में। अब मैं उससे कोई सवाल जवाब करना चाहती हूँ। बस तुम इसको वीडियो रिकॉर्डिंग अब स्टिल छोड़ दो, आप वीडियो को मोड पर डाल दो इसको, बस तुम्हें वीडियो शूट करना है। मैं अपना काम बखूबी जानता था और मैंने वीडियो मोड को ऑन कर दिया था। मैडम अब उस लाइट के पास पहुंच गई थी और वो लाइट के पास जाकर के थोड़ा 2 कदम पीछे खड़ी हो गई थी। अब वो ना जाने किसको देख करके बोल रही थी, मैं जानती हूँ कि आप यहीं आसपास में हैं, अगर आप आसपास में हैं तो थोड़ा सा आगे पीछे हटिए और मुझे समझाइए कि आप इस जगह पर हैं। वाकई में जब मैडम ने ये वर्ड बोला ना, तो वो लाइट बंद हो चुकी थी और सफ़ेद लाइट जल गई थी। अब फिर कुछ ही पल के बाद में वो सफ़ेद लाइट रोशनी बंद हो गई और लाल रोशनी जल चुकी थी। मैडम मुझे देख के कह रही थी कि ये सब शूट कर रहे हो ना। मैं इशारे में बताया कि हाँ, मैं शूट कर रहा हूँ, लेकिन मैं अंदर से एकदम डर के मारे पसीने पसीने हुआ पड़ा था। ये जो वाक़या मेरे सामने में चल रहा था ना, मेरे लिए बहुत ही नया था। मैंने इतनी साहसी महिला को कभी देखा नहीं था, जो अंधेरी रात में
मुंबई से दूर राजस्थान में पहुंच करके ये सब कर रही है। ये क्यों करती है, इसको क्या फ़ायदा है, मैं कुछ समझ नहीं पाया था। खैर ये अभी समझने का टाइम भी नहीं था। तब वो मैडम जो थी कहने लगी कि अब आप नाम पता कुछ बता सकते हैं। अचानक वो जो रोशनी थी ना जलने बुझने लगी, जैसे कोई वो बताना नहीं चाहता हो, काफ़ी गुस्से में हो चुका हो। मैडम कहने लगी, अरे नहीं नहीं, मुझसे गलती हुई, मैं यही सवाल नहीं पूछना चाहती हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। अगर आप मेल हैं तो आप 2 कदम पीछे हट जाइए, अगर फीमेल हैं तो बस आप इसी जगह पर खड़े रह सकते हैं। वाकई में वो जो लाइट थी ना बिल्कुल बंद नहीं हुई थी, मतलब उस जगह पर जो भी आत्मा थी वो फीमेल थी। अब मैडम अपनी तरफ से ना जाने क्या क्या सवाल पूछ रही थी। मैं थोड़ा दूरी पर था, कुछ सवाल को समझ पाया था और कुछ सवाल को मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया था। अब वो सख्ती से उस जगह पर मैडम ना जाने कैसे कैसे सवाल करती थी। कभी लाइट जलती थी, कभी लाइट बंद हो जाती थी। आज मैं हर चीज़ को शूट करता था। अचानक वो मैडम जमीन पर बैठ गई और ना जाने ऐसी क्या उन्होंने उस आत्मा से, जो भी था, प्रेतनी थी या ना जाने क्या थी, उससे कहने लगी कि क्या आप मेरे शरीर के अंदर में प्रवेश कर सकती हैं। ये मेरे लिए चौंकने वाली बात थी। मैं एक अनजान जगह पर, अब मैं ऐसी जगह पर था कि वहाँ पर कोई मदद भी नहीं मिल सकती थी। वहाँ तो आसपास में कोई गांव शहर ऐसा कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। अब मैडम ने ऐसी हरकत करना शुरू कर दिया था कि उनके साथ में कुछ ऐसा हो जाए तो मैं मैडम को कैसे संभालूंगा। ये अपने अंदर में उस शक्ति को बुलाना चाहती थी। ऐसा क्यों, मैं समझ में नहीं पा रहा था। मैं मैडम को रोकना चाहता कि मैडम ऐसा काम मत कीजिए, ऐसा काम ना कीजिए। तब तक शायद देर हो चुकी थी। वो आत्मा उनके शरीर में शायद प्रवेश कर चुकी थी। इसके बाद जो मैडम का मैंने आंखें देखा ना, उनकी आंखें तो पहले भी बड़ी बड़ी कजराई कजराई आंखें थी, अब वो आंखें ज़्यादा फैल चुकी थी। अब एक टक वो घूर करके चांद को देख रही थी। आसमान की तरफ उनका चेहरा हो चुका था। मैं सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा था। अब जब उनका ये हालत देखा ना तो मैं एकदम डर चुका था। एकदम ऐसा लगा कि मैं कैमरा छोड़ूं, इस जगह से भाग खड़ा हूं। लेकिन इस लड़की का जिम्मेवारी अब मेरा था। मैं इसी काम के लिए तो यहाँ पर आया था। फोटोग्राफर के अलावा मैं उनका पर्सनल असिस्टेंट भी बना हुआ था, तो मैं कैसे छोड़ के भाग सकता था। मैं बहुत खौफ में हो चुका था उस वक़्त में, और मैं अपना कैमरा चलाते हुए अब उनके नज़दीक पहुंच गया था। अब मैं कहने लगा कि मैडम जी, ये आपने क्या किया ऐसा, आप ऐसा हरकत क्यों कर रही हो, आप आसमान की तरफ क्यों देख रही हो। चलिए अब मैडम यहाँ से उठते हैं, हम दूसरी जगह पर चलते हैं। तभी मैडम मेरी तरफ अब देखने लगी थी, और उनकी आंखें तो पहले अब ज़्यादा फैल चुकी थी, और चेहरा एकदम अब ऐसा लग रहा था कि काफ़ी गुस्से में हो। बाल वो बांध के रखती थी, अब वो बाल अब उन्होंने अपना खोल दिया। बाल उनका बिखर चुका था। अब वाकई में कुछ बाल उनकी आंखों के सामने आ चुका था, और वो पल मेरे लिए डराने वाला था। मैं एकदम मैडम जी की जब ये सब देखा ना तो मैं डर चुका था, खौफ में आ चुका था। अब मैं मैडम कह रहे थे कि मैडम आप यहाँ से उठिए, चलिए हम कहीं और चलते हैं, ये जगह खतरनाक हो चुका है। और तभी मैडम का गुर्राता हुआ आवाज सुनाई दी, क्या क्या क्या। अरे मैं ये आवाज सुना ना तो कुछ समझ में नहीं आया कि मैडम ये बोल क्या रही, क्या क्या क्या। मुझे तो यही समझ में आया। मैं एकदम और डर चुका था। वो आवाज मैडम की लग भी नहीं रही थी। आवाज बिल्कुल भारी भारी अजीब सा आवाज हो चुका था। मैं मैडम से कहने लगा कि मैडम देखिए, ये जगह हमारे लायक नहीं है, हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, आप यहाँ से उठिए, चलिए। मैं हाथ पकड़ना चाहता था, तभी हाथ मैडम ने झटक दिया। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। ऐसे ही भारी आवाज अब मुझे सुनाई देने लगी। अब मैं तो
वह बेहद खौफ में आ चुका था। मैडम की आवाज़ सुनकर के अब मैं समझ चुका था कि जो आत्मा उस जगह पर अब अपने आप को महसूस करा रही थी और वो आत्मा मैडम के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। तभी वो मैडम ऐसी हरकत कर रही थी। मैं डरा हुआ था और मैं उस जगह पर रुकना भी नहीं चाहता था, लेकिन मैं मैडम को छोड़ करके भागना भी तो नहीं चाहता था। मैं मैडम के आगे ही डटा रहा। कैमरा मेरा चालू था, हर चीज़ उसमें रिकॉर्ड हो रहा था। मैं मैडम से कहने लगा कि मैडम जी, क्या आपके अंदर में कोई आत्मा समा गई है? तब वो खौफनाक आवाज़ सुनाई पड़ी। कहने लगी, मैं आत्मा नहीं, मैं आत्मा नहीं, मेरा नाम ये है, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी पिला दो, मुझे प्यास लगी है, मैं बहुत प्यासी हूँ। जब मैंने ये भारी भरकम आवाज़ मैडम के अब मुँह से सुना ना, तो और डर चुका था। मुझे लगा कि मैं पानी पिला दूंगा ना तो शायद वो आत्मा उनके शरीर से बाहर निकल जाएगी। और वही मैंने किया। बोतल में पानी भी था। अब पानी देख करके लेकर के मैडम के पास पहुंच गया था। बोतल का ढक्कन खोल करके अब मैडम के हाथ में पकड़ा दिया। ये लीजिए पानी, पानी पीजिए और मैडम का शरीर छोड़िए। हमें मैडम को लेकर कहीं और जाना है। आप कृपया करके इनके शरीर से बाहर निकल जाइए। उस आत्मा जो मैडम के अंदर थी ना, पानी को ऐसे अपने मुंह में लगा दिया बोतल को, और गटागट सेकंडों लगा था पानी को पीने में। इसके बाद उस बोतल को उन्होंने घुमा करके फेंक दिया। इसके बाद उनकी जो आंखें थी बंद हो चुकी थी मैडम जी की। कुछ देर ऐसे ही वो बैठी रही थी, बिल्कुल शांत, कोई हरकत नहीं, कुछ भी नहीं। मैं जब उनको इस पोजीशन में देखा ना तो खौफ में आ चुका था। मैं बार बार मैडम जी का नाम ले रहा था कि मैडम जी उठिए, मैडम जी उठिए, हमें चलना है इस जगह से, ये जगह खतरनाक हो चुकी है। लेकिन मैडम जी कुछ बोल नहीं रही थी। जब मैं मैडम जी के पास पहुंचा और उनको कंधा पकड़ करके हिलाने लगा ना तो ज़मीन पर निढाल होकर के गिर चुकी थी। अब तो मैं जो और डर करके कांपने लगा। हे भगवान, ये क्या हुआ? ये मैडम जी अचानक ज़मीन पर क्यों गिर गई? मैं मैडम जी को हिलाने लगा, डुलाने लगा कि मैडम जी उठिए उठिए उठिए। मैडम जी उठ नहीं रही थी। मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि मैं इस वक्त में कैसा मदद करूं मैडम जी का, कौन सा काम करूं कि मैडम जी का होश आ जाए। आस पास में कोई बस्ती थी ना, कोई गांव था। मैं तो बिल्कुल निर्जन एक पहाड़ी के पास, पेड़ के पास हम लोग आधी रात में बैठे हुए थे और आसपास में जंगली जानवरों को आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। ये मैडम ऐसा क्यों काम करती है? अगर होश में होती ना तो मैं ज़रूर पूछता, लेकिन वो बेहोशी की हालत में थी। मैं समझ गया था कि इसके ऊपर में वही साया अभी तक सवार है। अब मैं क्या करूं, कैसे मदद करूं? मैडम ने इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया था। तभी मुझे ध्यान आ गया। मैं अपने गांव में सुना था मम्मी के मुँह से भी, पापा के मुँह से भी, दादाजी के मुँह से कि बेटा हनुमान चालीसा सबसे शक्तिशाली होता है। अगर किसी को भूत प्रेत का बाधा हो, कोई ऐसा रास्ते में फंसा पड़ा हो जहाँ पर भूत प्रेत होते हैं, अगर वहाँ पर हनुमान चालीसा अगर बोला जाए तब भूत प्रेत उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। अब मुझे लगा कि बस मैडम को होश में लाने के लिए ये हनुमान चालीसा ही हमें बोलना पड़ेगा। हनुमान चालीसा तो मुझे कंठस्थ याद था और मैं कभी कभी सुबह में पूजा भी किया करता था बजरंगबली का। वही मैंने करना शुरू कर दिया। कैमरा चालू था, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। मैं हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट कर दिया था। जैसे जैसे मैं पढ़ रहा था ना हनुमान चालीसा, अब वास्तव में मेरा जो डर था ना शरीर के अंदर से निकलता जा रहा था। अब मैं ना जाने कितनी देर तक हनुमान चालीसा का पाठ किया, मुझे खुद भी याद नहीं है। और अचानक मैडम करवट बदल दी। अब फिर एक झटके से उठ के बैठ गई। कहने लगी, अशोक ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? मैं जब मैडम की आवाज़ सुना ना, वही आवाज़ थी। मतलब उनके अंदर से जो आत्मा थी ना निकल चुकी थी। अब बिल्कुल मैडम ही बोल रही थी।
अब मैं अभी भी लगातार हनुमान चालीसा बोलता जा रहा था। अब मैडम कह रही थी कि अशोक, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, रुको, इसको बंद करो। लेकिन मैं बंद नहीं कर रहा था, हनुमान चालीसा लगातार पढ़ता जा रहा था। लेकिन जब मैडम ने बार बार बोलना शुरू किया कि अशोक रुको रुको, तुमसे बात करनी है, और तब मैं रुका। वो मुझे देखती रही और कहने लगी कि क्या हुआ था अशोक मेरे साथ में, तुमने सब कुछ रिकॉर्ड किया है? मैं सर हिलाया, अब बोला भी कि हाँ मैडम, सब कुछ रिकॉर्ड है। आप उस आत्मा को अपने शरीर के अंदर बुलाया था और उसके बाद वो आत्मा शायद आपके अंदर प्रवेश कर चुकी थी, और वो उसके बाद आपकी आंखें फैल सी गई थी। आपके जो बाल बंधे हुए थे ना, आपने खुद ही अपने बाल को खोल दिया था। अब बाल अब एक तरह से हवा में झूल रहे थे। सब कुछ मैं एक एक करके बताने लगा, और आपकी मुंह से आवाज़ आपकी नहीं थी, जैसे लग रहा था कि आपके शरीर के अंदर में कोई बैठा हुआ है। मैडम जब ये सब बात सुनी ना, तो मुस्कुराने लगी थी और कहने लगी, ये सब तुमने रिकॉर्ड किया है ना? मैंने बोला जी मैडम, सब कुछ मैंने रिकॉर्ड किया है। चलो हम यहाँ से चलते हैं, आज का काम हमारा ख़त्म हुआ। वाकई में हम इतना कभी खौफ में नहीं हुए थे, जो उस रात हमने सब कुछ झेला, सब कुछ महसूस किया था जो मैडम जी के साथ में हुआ था। अब जैसे उस जगह से निकले ना, मेरा जो डर था ना फिर वापस आ चुका था। मैं एकदम घबरा गया था कि मैडम के साथ में ये सब ऐसे कैसे हो गया? क्या किसी के बुलाने से कोई भूत प्रेत किसी के शरीर में आ सकता है? मैं कई सवाल मैडम जी से पूछना चाहता था, लेकिन वो वक्त अभी सही नहीं था। हमें अपने होटल में जाना था और होटल दूर था, तो ये रात में हम कैसे पहुंचेंगे? अब एक परेशानी और खड़ी हो चुकी थी। शायद मेरे मन की बात अब मैडम जी समझ गई थी और कहने लगी कि तुम चलो तो सही, रोड पे चलो और वो टैक्सी वाला हमें लेने के लिए आ जाएगा। मैंने उसको मैसेज कर दिया है और वो आता ही होगा। वाकई में जब हम रोड पर पहुंचे ना, तो टैक्सी वाला हमें खड़ा हुआ मिल चुका था। मैडम बिना कुछ बोले हुए टैक्सी में बैठ गई थी और मैं भी बैठ चुका था। जब हम होटल पहुंचे ना, तब जा कर के मुझे शांति मिली थी। ऐसा वाकया मेरे जीवन में पहली बार घटा था, जब मैंने उन चीज़ों का महसूस किया था, उन शक्तियों का महसूस किया था जो वास्तव में उस जगह पर उस समय में मौजूद थी। हाँ, मैं तो भूत प्रेत से इतना डरने वाला व्यक्ति था, ना जाने कैसे मैं ये सब कामों का कर लिया था, झेल लिया था। उस जगह पर तो मैडम बेहोश नहीं होती, बेहोश तो मैं हो जाता उस भूत की शक्ति को देख करके। लेकिन मैं शायद हनुमान चालीसा के वजह से ही अपने आप को अब नियंत्रित कर पाया था। उस जगह पर मैं अपना डर भगा करके अब एकदम अपना काम बखूबी कर रहा था। खैर, जब हम होटल में आए ना, तो कैमरा मैडम चेक करने लगी थी। अब वास्तव में वो सब चीज़ें उसमें रिकॉर्ड हो गई थी। अब मैडम कहने लगी, अशोक तूने बहुत अच्छा काम किया है। ये जगह की जानकारी मैं बहुत दिनों से ले रही थी। अब मुझे वहाँ लग रहा था कि वहाँ पर आत्माएं रहती हैं, लेकिन अभी हमारा वहाँ का काम ख़त्म नहीं हुआ है। कल की रात हम फिर जाएंगे, अब पूरी तैयारी से जाएंगे। वहाँ पर एक आत्मा नहीं, वहाँ पर और भी आत्मा है और उनके बारे में मुझे बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करनी है। इसके लिए तुम तैयार रहना। वाकई में ये जो डराने वाली बात मैडम ने बोली थी, मैं बेहद डर चुका था, लेकिन मैं बोल भी तो नहीं सकता था कि मुझे डर लगता है। मैं तो अपने आप को अब साबित कर दिया था कि मैं भूत प्रेत से कभी डरता नहीं हूँ, पहले इंटरव्यू में। अब मैडम से कैसे कहता कि मुझे डर लगता है? वाकई में सारी जो रात बची हुई थी ना, मैं सही ढंग से सो नहीं पाया था। जब भी आंख लगती ना, तो ऐसा लगता था कि मैं उसी जगह पर खड़ा हूँ और वहाँ पर अब ऐसा कोई शक्ति है जो मेरा नाम लेकर के पुकार रही है, अशोक अशोक अशोक। और जैसे ही मेरे नाम का आवाज़ मेरे कानों में पड़ती ना, तो मैं खौफ में भर जाता और नींद से जाग उठता। ऐसा ही मुझे सारी रात हुआ था। ये शायद डर के वजह से ये सब मेरे साथ में हो रहा था, नहीं तो वो होटल उस जगह से काफ़ी दूर था। ऐसा कैसे संभव था कि वो आवाज़ मेरे कानों में पहुंच जाए?
मैं सारी रात ऐसे ही व्यतीत किया था। थोड़ी देर सोता और तभी वो आवाज़ मेरे कानों में पड़ने लगती थी, जैसे कोई नाम लेकर के औरत मुझे पुकार रही हो, अशोक अशोक। अब बस मेरी नींद खुल जाती थी। तो दोस्तों, आज की कहानी को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ये कहानी ख़त्म नहीं हुई है, ये लंबी कहानी है और ये कहानी चलती रहेगी। दोस्तों, ये चैनल जो बनाया हूँ ना, ये आप लोगों के लिए है। मैं इस चैनल पर कुछ अद्भुत कहानियाँ डालना चाहता था, जो कहानियाँ आपने कभी सुनी नहीं होगी, और इसलिए मैं ये अलग सा चैनल आपके लिए बनाया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इस चैनल को जैसे आपने और चैनलों को आपने प्यार दिया है, उसी तरह से इस चैनल को भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं कल इसी कहानी के साथ में, इसी चैनल पर, इसी टाइम में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।